स्वागत है आपका समुद्र मंथन के आज के एपिसोड में। इस पॉडकास्ट में हम विचारों की बात करते हैं, हम व्यक्तियों की बात करते हैं, हम घटनाओं की बात करते हैं और फिर हम नीतियों की बात करते हैं। और इस क्रम में इन बातों के क्रम में आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको और मुझे कैसे प्रभावित करती हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस एपिसोड में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और अब धीरे-धीरे मौसम भी बदल रहा है। हुँ, हुँ। हम वसंत ऋतु में आ चुके हैं हुँ, हुँ। और अभी हमने होली मनाया था, जहाँ हमने भक्त प्रह्लाद को जलाया अच्छा। और होलिका को फिर से हमने जीत दिलाई। चलिए, बाकी लोग तो कुछ और कर रहे थे, लेकिन चूँकि आप दैत्यों के गुरु हैं, तो आपका त्योहार भी अलग होता है, इस तरीके से मनाया जाता है। खैर, दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम अपने पहले एपिसोड से वापस कड़ी को जोड़ते हैं और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मुख्यतः डब्ल्यूटीओ के बारे में। क्या है कि हर देश के किसान जो हैं, वो डब्ल्यूटीओ के नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी माँगें जो हैं अपने-अपने सरकारों से, उसमें कहीं न कहीं डब्ल्यूटीओ आता है। कैसे आया डब्ल्यूटीओ हमारे दुनिया में? कैसे उसका वो बढ़ा? किन किन कारणों से इनको डब्ल्यूटीओ को लाया गया? और इसके क्या प्रभाव पड़े हैं जितने समय से ये है हमारे साथ, अभी तक उसका क्या प्रभाव पड़ा है? और डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, विकसित और विकासशील देश जो हैं डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं, उनके बीच क्या मतभेद हैं, उनके बीच क्या किन तरीके के बातों को लेकर के मतभेद चल रहे हैं यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। प्रोफ़ेसर शुक्राचार्य, अ, इससे पहले कि हम इस पे बात शुरू करें, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़रूर। तो ये बात है सन 1941 की, अगस्त का महीना है। एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स नाम की एक युद्धपोत है, शिप है, वॉरशिप है, जो कि ब्रिटिश नेवी का पार्ट है। ये जो नाव था, ये जो जहाज था, ये सर्विस में बस 1 साल रहा। कमीशन होने के दिन से लगभग 1 साल तक ही सर्विस में रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे ये कमीशन हुआ, सर्विस में आया और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने से पहले ये डूब भी गया। तो जैसे ही ये कमीशन होता है, इसके 3-4 प्रमुख ऑपरेशंस में ये भाग लेता है। हुँ, एक बहुत बड़ा इनका ऑपरेशन था, जो था जर्मनी का एक बहुत ऐसा ही युद्धपोत जहाज था, बिस्मार्क के नाम से था, जो हुँ, कि ओटो फोन बिस्मार्क जर्मनी के जो चांसलर रहे थे, हुँ। उनके नाम पे रखा गया था। और एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स की जिम्मेवारी थी कि वो जर्मनी के इस जहाज को अटलांटिक ओशन की तरफ ना बढ़ने दें। इस जहाज ने उस पे 3 गोले मारे। जहाज बिस्मार्क जो है वो थोड़ा-सा भयभीत हुआ वहाँ से, फिर वो वापस गया। एक बहुत रोचक इसकी कहानी है हुँ, हुँ। कि 4 अगस्त 1941 को ब्रिटेन से ये निकलता है और जाता है न्यूफाउंडलैंड, कनाडा की तरफ। इसमें सवार हैं कौन लोग? इसमें सवार हैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और इसमें सवार है ब्रिटेन के जो नौसेना, थल सेना और वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं, तीनों, हुँ। वो। और ये जा रहे हैं अमेरिका की तरफ। कनाडा, न्यूफाउंडलैंड कनाडा। न्यूफाउंडलैंड कनाडा की तरफ जा रहे हैं। और दूसरे छोर से 5 अगस्त को अमेरिका के जो तत्काल राष्ट्रपति हैं, तत तात्कालीन राष्ट्रपति हैं, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो ऑगस्टो नाम के एक यूएसएस ऑगस्टो नाम के एक जहाज से वो वहां अपना सफर तय करते हैं और वो भी आते हैं न्यूफाउंडलैंड कनाडा के टेरिटरी में। और इस कोस्ट के बाहर दोनों मिलते हैं। 2-3 दिन की वार्तालाप चलती है और वार्तालाप से निकल करके एक अटलांटिक चार्टर नाम की एक घोषणा पत्र सामने आता है। घोषणा पत्र पे किसी के हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन ये एक आम सहमति है ब्रिटेन और
यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कि क्या-क्या होना चाहिए। युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, लेकिन उसके पहले ये बात कर रहे हैं कि युद्ध के बाद हमें क्या रुख अपनाना चाहिए, हमारी नीतियाँ क्या हो, हम किन विषयों पे को आगे लेकर के बढ़ें। और इसके कुछ महीने बाद दिसंबर का महीना है, पर्ल हार्बर पे अटैक होता है। पर्ल हार्बर के अटैक के 2 दिन के बाद मलेशिया के कोस्ट के बाहर ये एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स जो है उसको जापानी एयरफोर्स ने उस पे बम गिरा करके उसको जमींदोज कर दिया। और आज भी मलेशिया के कोस्ट के बाहर साउथ चाइना सी का पार्ट है वो, वहां के तट पे वो उसके अवशेष पड़े हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपने बताया है। अटलांटिक चार्टर क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अटलांटिक चार्टर ही वो चीज है जिससे आज जितने भी वैश्विक संगठन हैं, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो, ये सारे के सारे जो संस्थाएं हैं, ये उस अटलांटिक चार्टर से ही निकल कर आए हैं। अटलांटिक चार्टर, जैसे कि आपने बताया कि किसी ने साइन नहीं किया, बट एक डिक्लेरेशन था, एक अग्रीमेंट था, एक अप्रूवल था। उसमें बहुत सारे अलग अलग क्लॉजेस थे। जो पहला, छठा और 8वां क्लॉज था, वो ये कह रहा था कि एक स्टैब्लिश्ड पीस होना चाहिए, यानी कि शांति होनी चाहिए। शक्ति का मिसयूज नहीं होना चाहिए, हमें अमेंडन कर देना चाहिए फोर्स को। नाजी तानाशाही खत्म होने के बाद दुनिया विश्व की कल्पना कैसी होगी, उस पर बातचीत हो रही थी। उसी समय, उसी दौरान बहुत इंटरेस्टिंगली हम ये देख रहे हैं कि वो ये भी परिकल्पना कर रहे थे कि कैसे जो दुनिया भर के जो देश हैं वो आपस में कॉमर्स और ट्रेड को बढ़ावा कैसे देंगे, कैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लाएंगे, कैसे अपने आपस में बिजनेस को बढ़ाएंगे। उसके लिए उन्होंने कहा कि चाहे वो देश छोटा हो, बड़ा हो, जीता हुआ हो, जो लड़ाई में जीत रहा है या लड़ाई हार रहा है, क्योंकि अलग अलग गुट बन गए थे। उनके बावजूद वो चाहते थे कि वो जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब सब एक शांति के लिए बैठे, तो सबके बीच में ट्रेड और कॉमर्स एक ओपन तरीके से हो, फ्री तरीके से हो, और सबको बराबर मौका मिले डेवलपमेंट करने का। ये उनकी परिकल्पना थी। हालांकि हमें ये भी समझना चाहिए कि ये दो देश जो हैं, उस समय के दो सबसे ताकतवर देश थे। अमेरिका उगता सूरज था उस समय का, और जो ब्रिटेन था वो ढलता सूरज था। ब्रिटेन के पास बहुत सारी कॉलोनीज थी, इंडिया भी कॉलोनी था, और इन कॉलोनीज से अथाह रिसोर्सेस, मैन पावर उसको मिल रहा था। अमेरिका नया इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, जो कि बहुत तेजी से विकसित हो चुका था, और वो चाहता था कि अब उसको भी हिस्सेदारी मिले। और ये जो देश हैं, ये दो देश हैं, अगर ये कुछ बना रहे थे तो हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि इन्होंने अपना इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखा होगा। बिल्कुल, ये अच्छी बातें तो उन्होंने लिखी थी, ये सब अच्छी बातें हैं कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। लेकिन सन 1941 में लिखने के बाद भी वॉर 1945 में खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 39 में शुरू हुआ। जब एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स यात्रा शुरू कर रही है, उसके 2 हफ्ते पहले जर्मनी ने रशिया पे आक्रमण कर दिया है। तो युद्ध चरम पे पहुंच रहा है, और अब एक देश का प्रधानमंत्री, उसके तीनों जो आर्म फोर्सेस सर्विस चीफ होते हैं, वो तीनों बहुत बड़ी, बहुत इससे बढ़िया, अगर मैं कहूं कि जर्मनी को टारगेट नहीं मिल सकता था उस समय के हिसाब से। हाँ, अच्छा जूसी टारगेट था, और यू बोट्स का बहुत ज्यादा खतरा होता था उस समय। जर्मन यू बोट, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि वो पनडुब्बियां थी, सबमरीन्स थी, जो जर्मनी के तरफ से युद्ध में लड़ रही थी। जर्मनी का अपना यू बोट कहते हैं उसको, वो पानी के अंदर सबमरीन्स, पनडुब्बियां होती हैं, और वो इस इलाके में घूमते रहती थी। ये इस ताक में रहती थी कि कब कोई एक दुश्मन का जहाज निकले वहां से और उसको हम मार गिराए। वो सबमरीन से जो अटलांटिक सागर में मतलब घूमते रहते थे, पेट्रोलिंग करते रहते थे, और बहुत टेरर था उनका, जर्मन यू बोट्स का बहुत टेरर था जी। और ये बहुत, मतलब इनकी किस्मत अच्छी थी कि कोई यू बोट इनसे नहीं मिला। तो ये एक अग्रीमेंट साइन हुआ, चार्टर निकल के आया, साइन नहीं हुआ सॉरी, मतलब एक चार्टर के मतलब अग्रीमेंट हुआ इस पे जी। इसके बेसिस पे सन 1947 में एक बॉडी बनी जिसका नाम था जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT। गैट। तो गैट जो थी
एक प्रोविजनल बॉडी बनी। प्रोविजनल बॉडी यानी कि इसको कभी भी भविष्य में फाइनलाइज कर सकते थे और कुछ चेंजेस करने के बाद। मतलब अनंतिम है, ये फाइनल नहीं है। हाँ, अनंतिम है। अच्छा शब्द यूज किया आपने, अनंतिम है ये, और ये फाइनल नहीं है और कल उसको चेंज कर सकते थे। तो एक मल्टीलैटरल बॉडी थी जहाँ पे गुड्स ट्रेडिंग पे, मतलब सारे देश जो भी जितने भी देश थे गुड्स ट्रेडिंग के लिए सामने आए। तो गुड्स ट्रेडिंग के लिए सामने आए। अमेरिकन प्रेसिडेंट ज्यादा इंटरेस्टेड थे गैट को लेके। यूके वाले बोल रहे थे कि अगर कुछ नहीं भी होता तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। और सोवियत रशिया जो था, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, वो अपने तरह की एक बॉडी चाहता था। बट फाइनली गैट बना, और गैट बनने से काफी ज्यादा ट्रेड में ग्रोथ हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मार्शल प्लान भी लेकर आए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएस के मार्शल, उनके नाम पे एक मार्शल प्लान आया जो यूरोप को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने में, रिबिल्ड करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कैसे वापस से यूरोप को अपने पांव पे खड़ा किया जा सके। गैट से ही बाद में चलकर 1995 में 1 जनवरी को डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो सेक्रेटरीएट है, जो इसका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, और इनके रीजनल ऑफिसेस पूरे दुनिया में है। आज की डेट में कितने कंट्रीज इसके मेंबर है? लगभग 164-165 देश जो हैं आज के समय में डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, और 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इसके थ्रू हो रहा है। मतलब डब्ल्यूटीओ इज द ओनली बॉडी, इज द ओनली इंटरनेशनल बॉडी जहां पे ये सारी इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए निगोशिएशंस होते हैं, सारे कंट्री साथ में आते हैं जो भी इनके मेंबर्स हैं, और एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे डील और जहां पे रूल्स, जहां फ्रेमवर्क्स, जहां पे नियम, किस तरह से मतलब दो देश आपस में ट्रेड करेंगे उस पे काम चलता है। अच्छा, ठीक है, कई सारे नियम बने हुए भी हैं। भारत भी इसका सदस्य है। जी जी। तो गैट में तो सिर्फ गुड्स थे, डब्ल्यूटीओ में क्या हम उससे आगे बढ़ पाए? जी, डब्ल्यूटीओ में हमारे पास गुड्स के अलावा सर्विसेज भी हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है। अच्छा, आईपी भी उन्होंने ऐड किया है। तो गैट से बेटर बॉडी हम कह सकते हैं डब्ल्यूटीओ। हालांकि एक बात और है कि ये सन 1995 से लेके 2024 आ गया है और दुनिया बहुत बदल गई है। जी जी। डब्ल्यूटीओ में बहुत सारी कमियां हैं, और डब्ल्यूटीओ में जो डेवलप्ड यानी विकसित देश हैं उनका एक वर्चस्व है। बिल्कुल है, इन्होंने बनाया है, इन्होंने ही बनाया है, तो अपना इंटरेस्ट वो आगे रखेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि हमने पिछले शुरुआती मेंबर भी ये रहे हैं, और तो आपने जो शुरू के नियम कायदे लगाए वो तो आपने ही बनाए। धीरे धीरे उसमें विकसित, धीरे धीरे देश जो है आजाद होते गए, गुलामी के चंगल से निकले वो बाहर, और फिर धीरे धीरे वो अपने पैर पे खड़े हुए और कुछ कुछ आकर के इसमें मिलते गए। आज 164 देश हैं, लेकिन नियम कायदे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि मिलकर के इन्होंने बनाया अपने समय में। ये तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो विजेता थे उन्होंने इसको बनाया। प्राइमरीली जो डील हुई थी वो यूएस और यूके के बीच में हो रही थी। बाकी लोगों को तो इन्होंने कोऑप्ट किया धीरे धीरे कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, फायदा होगा आपको। हाँ, सबको फायदा दिलाने की इन्होंने बात कही और अच्छी अच्छी बातें लिखी इन्होंने अपने चार्टर में। डब्ल्यूटीओ का चार्टर आप खोल के जाइए, उनकी वेबसाइट देखिए जाके, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रखे हैं उन लोगों ने कि रिफॉर्म्स है, डब्ल्यूटीओ इज द ओनली ग्लोबल बॉडी जो इस पे काम कर रही है, उस पे काम कर रही है। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे आपने बताया किस तरह से बनी है ये। तो विकसित देश जो पहले से युद्ध जीते हुए थे, जो कॉलोनियल ताकत थी, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन था उस टाइम, इंपीरियल ताकत थी, वो उन लोगों ने इसको शुरू किया और हमें बाद में इसका हिस्सा बनने का मौका मिला है। हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं। डब्ल्यूटीओ का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो हर 2 साल पे होता है। अभी जो लेटेस्ट हुआ था वो फरवरी के एंड में, मार्च की शुरुआत में अबू धाबी में हुआ था। तो मिनिस्ट्रियल राउंड जो है सन 2001 का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दोहा में हुआ था। ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स अलग अलग देशों के जो होते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, वो जाते हैं इस मिनिस्ट्रियल राउंड में, और यहाँ पे एक कंसेंसस बनता है कि ट्रेड को कैसे बढ़ावा दिया जाए। कंसेंसस बोले तो सर्वसहमति, और नियम कानून फिर से कुछ नए बनते हैं, पुरानों पे डिस्कशन होता है, वो सारी बातें होती हैं। तो इस बार अबू धाबी में हुआ। सन 2001 का बहुत इंपॉर्टेंट रहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि
डेवलपिंग यानी कि विकासशील देशों को डेवलप करने की बात 2001 में रखी गई थी दोहा में। दोहा राउंड ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं उसको। अभी इस बार जो है हमारे पीयूष गोयल साहब भारत के कॉमर्स मिनिस्टर गए थे अबू धाबी। वहां पे ब्रॉड एक डिक्लेरेशन ऑफ अबू धाबी हुआ, ब्रॉडर डिक्लेरेशन हुआ, बट एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर में साइन नहीं हो पाया। जी, और फिशरीज जी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो एग्रीकल्चर और फिशरीज जो विकासशील देश हैं उनके लिए बहुत प्रमुख मुद्दा है। मछुआरों की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत छोटे छोटे नाव होते हैं। हमारे मछुआरे जो हैं वो कमर्शियल फिशिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे फिशिंग नहीं कर रहे हैं। जहाज लेकर के ऐसे चले गए हैं दूर समुद्र में और वहां पे बहुत तादाद में मछली मार करके हर तरह की मछली उगा करके लेकर के ऐसा नहीं होता है। आपको शायद ऐसे मैं बताऊं कि 200 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 350-370 किलोमीटर आपके तट से समुद्र के अंदर तक 200 नॉटिकल माइल तक एक देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यानी कि उस दायरे में ये आपका हक है कि वहां पे जो भी संसाधन है उस पे आप उसको दोहन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो फिशरीज हो गई, आपका पेट्रोलियम हो गया, इत्यादि जो भी वहां पे मिल सकता है खनिज, आप उसका वो उसके आप मालिक हैं। अगर आप उसको कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड हाई सीज कहते हैं, ब्लू वाटर फिशिंग बोलते हैं। और वहां पे फिशिंग करने के लिए बहुत आपको बड़े जहाज चाहिए। आपके जो मछुआरे की तादाद होती है वो ज्यादा होती है। अच्छा, मौसम का खतरा होता है, टाइड का आना जाना होता है, करंट्स इधर से उधर जाते हैं, तो वहां पे आपके जो कम्युनिकेशन के सिस्टम्स होते हैं, नावों पे जो आपके रेडियो ट्रांसमीटर वगैरह लगे होते हैं वो भी थोड़े से बेहतर चाहिए होते हैं, उनकी रेंज ज्यादा चाहिए होती है। मौसम विभाग से आपको तमाम तरह की जानकारियां चाहिए होती है। अच्छा, हाई सीज में पायरेसी का भी इशू है कि अभी हमने देखा कि वहां रेड सी के आसपास से जो ट्रेड हो रहा है, जो हमारे नाव जहाज सोमाली पायरेट्स सोमाली हैं, हुतीज हैं, ये सब परेशान करते हैं। तो ये सारे मामले हैं और भारत जैसा विकासशील देश कह रहा था कि हमारे मछुआरों को लगभग 20 से 25 सालों तक आप ये गारंटी दें एक तरह की कि इस एरिया में हम फिशिंग आगे जारी रख सकें, है कि हमारे मछुआरे भी अपना जो फिशिंग होता है उसको डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग तरह की मछलियां पकड़ें, एक जगह की मछलियां पकड़ के उसको वहां पे समाप्त ना कर दें। वो भी जीव हैं, वहां पे उनको रिप्लेनिश होने के लिए वापस से उनकी संख्या बढ़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। तो ये सब मुद्दे थे, इन पे सर्व सहमति नहीं बन पाई है। फार्मर्स के इशू को लेकर के एक बात थी जी। फूड पब्लिक स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स की बात हो रही थी, उसको कम करने की बात हो रही थी। डब्ल्यूटीओ कह रहा था कि आप कम कीजिए, विकासशील जो देश हैं वो कह रहे थे कि हम अभी नहीं कर सकते हैं। 10% का जो प्रोडक्शन में सब्सिडी है जो सरकार देती है किसानों को, उसकी बात हो रही थी। तो भारत ने और बाकी के विकासशील देशों ने उसका प्रतिरोध किया। मैं थोड़ा इसको अच्छे समझाना चाहूंगा। प्लीज। ये जो आपने मेंशन किया, हमने पिछले एपिसोड में भी बोला कि हमारे किसान भाई जो हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि बहुत सारे विकसित और विकासशील देशों में डब्ल्यूटीओ के खिलाफ है। अब डब्ल्यूटीओ क्या कहता है? डब्ल्यूटीओ में एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, जिसके सारे जो भी मेंबरान हैं डब्ल्यूटीओ के वो उसको अग्री करते हैं। जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के हिसाब से 3 टाइप की सब्सिडी दे रही है डब्ल्यूटीओ, तो 3 टाइप की सब्सिडी अलाउड है। क्या क्या है ये, किस तरीके की सब्सिडी इनको 3 भागों में बांटा गया है। अपने जो पहला है वो एम्बर बॉक्स है। एम्बर बॉक्स में यानी कि एम्बर यानी कि येलो बॉक्स में। तो येलो बॉक्स में जो है आपके पास एम्बर बॉक्स है। एम्बर बॉक्स क्या है फिर? एम्बर येलो, एम्बर का मतलब तो येलो। जी, एम्बर बॉक्स में वो सारी सब्सिडीज हैं जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को डिस्टॉर्ट यानी कि उन पे प्रभाव पड़ सकता है। डब्ल्यूटीओ का कहना है कि जो विकासशील देश हैं वो प्रोडक्शन का जो मतलब ओवरऑल वैल्यू है
मानिए आपने 100 रुपए का प्रोडक्शन किया, तो आप उसका 10% का यानी 10% का ही आप सब्सिडी दे सकते हैं, विकासशील देश। और विकसित देश जो है वो 5% का सब्सिडी दे सकते हैं। अच्छा। अब दिक्कत ये हो रही है कि इंडिया जैसी कंट्री है, वो डेवलपिंग वर्ल्ड को लीड कर रही है। बहुत सारे जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो हमें देखते हैं लीडरशिप की। ग्लोबल साउथ के कई सारे देश जो हैं, जो पहले गुलाम थे, फ्रांस के, जर्मनी के, ब्रिटेन के, पोर्तुगल के, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी कॉलोनीज़ थे जो भी पहले। कॉलोनीज़ थे हाँ। ग्लोबल साउथ में, ध्रुव के इक्वेटर के नीचे वो आ रहे हैं, उसके आसपास के आ रहे हैं, और ये देश भारत को अपना रिप्रेजेंटेटिव की तरह देख रहे हैं कि देख रहे भारत हैं। की जो G20 में भारत ने अभी अर्थव्यवस्था है, जो ताकत है, सैन्य ताकत है और जो आबादी है, उस हिसाब से भारत भारत का मतलब का एक डायलॉग, डिस्कशन एक फोरम पे ज़्यादा वैल्यू रखता है। जी। तो जो छोटे देश हैं, जो हाँ। बेचारे मतलब कहीं दब जाते हैं, हाँ। मतलब विकसित देशों के जी, सामने, जी। बहुत सारे कारणों से, हाँ। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, बट वो चाहते हैं कि भारत उनको लीड करे। सारे छोटे देश में, विकासशील देशों में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जैसे आपने बोला, वो है। हाँ। क्यों? क्योंकि उनके लिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, जी। खाद्य सुरक्षा। हाँ। कल को अगर कुछ विपदा आती है, जैसे कोविड के टाइम पे हमारे इन्हीं खाद्य भंडारों ने कई लोगों की जान बचाई। कई गरीब जो लोग लॉकडाउन में घर में थे, सरकार ने अभी तक 80 करोड़ लोगों को, जो कोविड में शुरू हुआ था ये जो स्कीम, जी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है अपना, उसको कंटिन्यू किया हुआ है और अभी तक 80 करोड़ लोगों को मतलब अनाज बाँटा जा हर रहा है। साल अनाज बाँटा जा रहा है। ये प्रोग्राम कोविड में शुरू हुआ था जी। और ये इसलिए हम कर पाए कि हमारे पास पब्लिक स्टॉक होल्डिंग था। अनाज के भंडार थे। अनाज के भंडार थे। अगर हम WTO की बात मान के नहीं रखते, तो आप सोचिए इस देश में क्या होता। कोविड जैसी हालत में मतलब लोग बीमारी से कम भुखमरी से ज़्यादा मर जाते। जी। जो हमने पिछले एपिसोड में मद्रास और दक्कन की बातें की थी और गुजरात और बॉम्बे स्टेट की बात की थी। जी। दोबारा से वही हालात हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है? जो WTO है, इनका गठन करने वाले, मैं फिर से बोलूँगा, वही लोग हैं जिन्होंने तब भी वो हालात प्रमोट किए थे। विंस्टन चर्चिल जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो बंगाल में famine आया। जी। और अनाज के भंडार खोले नहीं गए, बल्कि अमेरिकी सैनिकों को या ब्रिटिश सैनिकों को म्यांमार, रंगून में भेजा गया। यहाँ पे लोग भूखे मर रहे थे। यहीं का चावल, यहीं का अनाज कहीं और जा रहा है, यहीं का गेहूँ, और लोग यहाँ के भूखे मर रहे हैं। ये वही विंस्टन चर्चिल है जो अटलांटिक चार्टर की बात करके आ रहे हैं और ये WTO रूजवेल्ट से और जहाँ से WTO बन रहा है आगे चल के। तो ये लोग कितने ईमानदार हैं और उनकी बातें कितनी सच हैं, ये तो मैं तो इसको नहीं मान सकता हूँ। ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था, एम्बर बॉक्स है। एम्बर बॉक्स में डायरेक्ट सब्सिडी सरकार कहीं से भी दे रही है। उसमें सबसे कंट्रोवर्शियल है MSP। WTO कहती है कि MSP नहीं देना है आपको, एम्बर बॉक्स में आता है वो बिल्कुल। ये सब्सिडी आपको तुरंत खत्म करना है और इसका वैल्यू 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या दिक्कत हुई? सन 2018-19 में हमने $43 बिलियन का राइस प्रोडक्शन किया और भारत ने और हमने $5 बिलियन का सब्सिडी दी अपने किसानों को। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से जो भी था। उनका कहना था कि $43 बिलियन का 10% $4.3 बिलियन होता है। आपने $5 बिलियन का आपने सब्सिडी दिया। आपने इसको ब्रीच किया है। अब दूसरे देश भारत पे चढ़ बैठे। तो भारत ने पीस क्लॉज इन्वोक किया। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, भारत एक पहला देश है जिसने पीस क्लॉज होता है WTO में, कि जब तक कंसेंसस नहीं बन जाता, सर्व सहमति नहीं बन जाती, तो एक पीस क्लॉज इन्वोक कर दिया है। अभी भी जो मिनिस्टरियल मीटिंग हुई, मंत्रियों की बैठक हुई अबू धाबी में, वहां पे भी इंडिया ने अभी तक कोई डिसीजन इसलिए नहीं लिया है, किसानों को लेके, मछुआरों को लेके, पशुपालन को लेके, कि हमने पीस क्लॉज कंटिन्यू किया हुआ है। अच्छा। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। बिल्कुल। आज नहीं कल हम पर दबाव पड़ेगा कि हम इस पीस क्लॉज को हटाएं और एक डिसीजन लें। तो क्या एक दिन हम अपने किसानों के अगेंस्ट जा सकते हैं? क्योंकि हम पे बहुत इंटरनेशनल प्रेशर है। तो एक एम्बर बॉक्स है, दूसरा है ब्लू बॉक्स, अच्छा, तीसरा है ग्रीन बॉक्स। अच्छा। एम्बर बॉक्स विद कंडीशन इज ब्लू बॉक्स और जो ग्रीन बॉक्स है
वो बिल्कुल ही मतलब हरा अनलिमिटेड है, हरा है। तो ग्रीन बॉक्स में बत्ती मतलब हरी है, धड़ल्ले से निकलिए आप। कोई भी प्राइस सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ जी, से, जी, एमएसपी से कोई चीज़ नहीं है, तो जी, अनलिमिटेड है। वो जी, इकोलॉजिकली और एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज़, लोकल प्रोडक्शन सपोर्ट जी, इसके लिए है। जी, ज्योग्राफिकल लोकल ज्योग्राफी में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है, तो जी। ग्रीन बॉक्स बिल्कुल फ्री है। हुँ, लेकिन ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स में मेन मुद्दा है, सबसे अधिक मुद्दा तो एम्बर बॉक्स में है। एम्बर ठीक है। तो ये 3 बॉक्सेस में सब्सिडी को रखा हुआ है, जी, सब्सिडी 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। जी, अब जो लोग ऑलरेडी विकसित हैं, हाँ, तो वो कम सब्सिडी देके भी काम चला रहे हैं और उनके यहाँ लोग कम है खेती-किसानी हाँ, में, पशुपालन में, हाँ, फिशरीज़ में, उनके यहाँ बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, और ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन है। आजकल हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, जहाँ पे एक मशीन ऐसे जाती है, सेबों का बागीचा है, हुँ, अनारों का बागीचा है, और वो खुद क्वाडकॉप्टर होता है, ड्रोन जैसे होते हैं, वो ऐसे उठा करके एक हाथ निकलती है और सेब को पकड़ता है, सक्शन से उसको जोड़ता है और वो तोड़ लेता है। हमारे यहाँ तो किसान है ही नहीं वहां पे हमारे अब। यहाँ तो 85% फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल हैं, जी, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, अगर मुझे पता नहीं इसका हाँ, डेटा अभी फ्रेश डेटा। जी, 85% फार्मर जो हैं स्मॉल एंड मार्जिनल हैं। जी, तो इस तरह के देश में हाँ, जहाँ इतने लोग छोटे-छोटे लैंड एरिया में काम कर रहे हैं, क्या वो लोग इंडस्ट्रियल फार्मिंग से कम्पीट कर पाएँगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हमारे लोग इसीलिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ से बाहर आना इंडिया को। हुँ, अच्छा, बाहर आना कोई सॉल्यूशन नहीं है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है हुँ, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की ज़रूरत है, हाँ, डब्ल्यूटीओ में भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। जी, ये सारे जो संगठन हैं, हाँ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूटीओ, ये सब अपना रिलेवेंस अब खो चुके हैं। अच्छा, ये अपने वेबसाइट पे लिख रहे हैं कि हाँ, लोग हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, बट हम तो लोगों की भलाई के लिए बने हैं। हाँ, अगर आप डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट को विज़िट करेंगे, जी, यूएन की वेबसाइट को विज़िट जी, करेंगे, तो लोग कहेंगे कि हाँ, लोग हमें क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे हाँ। रिलेवेंस पे, हमारे तो ये अस्तित्व पे। तो लेकिन हम लोग उस समय बने जब मानवता को ज़रूरत थी सब चीज़ों की, हमने बिल्कुल, मानवता को बिल्कुल। बचाया, ये अपनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन लेकिन उसमें रिफ़ॉर्म्स नहीं हो रहे हैं ना। जैसे ये देखिए 10% की आपने जो बात करी, अगर ये आज जैसे हमारे चैनल कैलकुलेशन का नाम है समुद्र मंथन, जी, पावर कोई देना नहीं चाहता है। अच्छा, देवताओं ने तो हमें छल लिया, हाँ, हम असुरों को छल लिया, हाँ, हमसे पावर छीन लिया। जी। वैसे ही पावर इनके पास है, नहीं, नहीं, आप तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास। तीनों लोगों के स्वामी थे आप उस समय, ठीक है। हम तो हमें 3 लोग पे आपका साम्राज्य इतना बड़ा था, इतना विकसित देश थे आप उस समय, अगर मैं कहूँ इसको इस तरीके से तो। तो हम विकासशील देश थे। हमने थोड़ा-सा अब जगह बनाने की कोशिश की और नहीं, शायद हम जगह बनाने में कामयाब हो पाए। ख़ैर, मैं ये कह रहा था कि रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है। हुँ, आप सही में 45 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में ख़त्म होता है, उसके हुँ, पश्चात इन सारे जो संगठन है इनका गठन होता है, धीरे-धीरे ये आती हैं, काम करना शुरू करती हैं, लेकिन उस समय के जो नियम-कायदे बनाए गए थे, तो आपने अभी दुनिया उससे कहीं आगे जी, बढ़ गई जी, है। बिल्कुल आपने सही हम बात 1940 में, 1950 में नहीं हैं, हाँ, हम 21st सेंचुरी में हैं, 2024 हो गया है। धरातल पे चीज़ें बहुत बदल गई हैं। गंगा में, थेम्स में और राइन में और तमाम सारी नदियों में बहुत पानी गुज़र चुका है। एक उदाहरण मैं ऐसे बता रहा हूँ कि डब्ल्यूटीओ की ही हम बात कर रहे थे, तो ये जो 10% का कैलकुलेशन है, हाँ, ये 1986 और 1988 का कैलकुलेशन के है। प्राइसेज़ पे वहाँ के के प्राइस पॉइंट पे हुँ, कैलकुलेशन किया हुआ है और सामग्रियों की, चीज़ों की दाम जो 86 में थे, 88 में थे, आप कह रहे हैं कि आज भी हम उसी बेसिस पे कैलकुलेट करें कि हुँ, 10% हुँ। आप इस तरीके से दें। तो महँगाई बहुत बढ़ गई है, हाँ, सामानों का आप दाम जो देखिए ना सब्सिडी की बात जहाँ तक कर रहे हैं, जी, ये ब्लू बॉक्स में ये है कि फार्मर्स को प्रोडक्शन लिमिट करना है। हुँ, हाँ, ताकि डिस्टॉर्शन ना हो जाए। मतलब उनका ये कहना है कि भारत चावल बहुत ज़्यादा उगा दे रहा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने एक केस किया था भारत पे कि आपके शुगरकेन फार्मर्स को आपने बहुत सपोर्ट दे दिया है। अच्छा, इससे क्या वर्ल्ड प्राइसेज़ लो विकसित देशों को ये भी समझना चाहिए हाँ, कि भारत की खुद की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। हमारी खुद की भी आबादी बहुत ज़्यादा है। जी, हमें लोगों का पेट भरना है। जी, हम सिर्फ़ एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं उगा रहे हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 3.5 करोड़ है। हाँ, हमारी आबादी 150 करोड़ है। हाँ, तो हम अगर कुछ उगा रहे हैं तो हमें 150 करोड़ लोग को खाना भी खिलाना है। हाँ, उनको उनके 3 करोड़ लोग सब लोग खेती-बाड़ी में नहीं है। नहीं है, आधे लोग हैं हाँ, या उससे भी कम होंगे, हाँ, मुझे नहीं पता क्या है। हाँ, उसके बाद वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं शुगर वहाँ से। उनका एग्रीकल्चरल मॉडल प्राइमरीली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, इंडस्ट्रियलाइज़्ड है। हमारा एग्रीकल्चरल मॉडल है सेल्फ सस्टेनेबल हुँ, कि हम सेल्फ सस्टेनेंस के लिए अपने लिए स्वावलंबन के लिए खाना उगा रहे हैं। भाई घर पे कुछ नहीं है तो आदमी गाँव में रहता है। भाई 2 बीघा ज़मीन है, थोड़ा चावल हुँ, मानसून के टाइम पे हुँ,
सर्दियों में गेहूँ, बीच में और भी अनाज, तरह-तरह के सरसों, दाल, हाँ, हाँ, चना, ये चना, सब उगा के अपना कुछ तो अनाज घर पे भरण-पोषण है, कर लेते हैं। हाँ, भरण-पोषण कर लेते हैं। हमारे यहाँ क्लाइमेट भी एक्सट्रीम हाँ, नहीं है। आलू, लोग प्याज, तमाम तरह के तरह-तरह की हाँ, स्कीम है सरकार की आजकल। भाई सरकार घर बनवा के दे रही है, जी, सड़क बनवा के दे जी, रही है, जी, तो गाँव में रहना, ग्राम में रहना आजकल बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, आप जगह-जगह बिजली पहुँच रही है, हाँ, इंटरनेट पहुँच गया है, नल से पानी नल जा से रहा पानी आ है। रहा है। तो सरकारें स्कीम चला रही हैं, जी, तो आदमी के पास थोड़ा-सा अगर खाने को होगा, हुँ, तो भाई ठीक है, हुँ, अपना गुज़ारा चल लेगा। हुँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो किसान होगा, हुँ, उसके पास 20 से 40 एकड़ की ज़मीन है, हुँ, 50 एकड़ की ज़मीन है, हुँ, वो पशुपालन कर रहा है हुँ, ताकि उसका मीट हुँ, एक्सपोर्ट का ऑस्ट्रेलिया इज़ द हाँ, लीडिंग मीट हाँ, एक्सपोर्टर। हाँ, वो अगर गन्ना उगा रहा है, तो उसको विदेश भेजना है हुँ, चीनी बना के। हुँ, तो ये सब चीज़ें हैं, हुँ, हम उनसे कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं। हुँ, हमारे लोग अपने लिए पहले कर रहे हैं। हुँ, इंडिया इज़ आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ शुगर। हाँ, इंडिया इज़ आल्सो लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ राइस। राइस, हम सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं उगा जी, रहे हैं, जी, जो कि हम पे ब्लेम लगाया जा रहा हाँ, है। डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। हुँ, डब्ल्यूटीओ में आज की डेट में आप देखें, हुँ, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अच्छा, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अच्छा, जो बड़े देश हाँ, हैं, मतलब विकसित देश हैं, हुँ, ताकतवर हुँ, देश है, वो डराते-धमकाते हैं हुँ, छोटे देशों हुँ, को कि तुम ये करना है हुँ, तुम्हें। हुँ, चाइना चाइना की बात करें तो चाइना पे अच्छा इंडिया को तो इतना लेक्चर दे रहे हैं, हुँ। चाइना पे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। ठीक है, चाइना चाइना चाइ चाइना का जो और प्रॉब्लम जी, है कि चाइना जी, की जो इकोनॉमी की साइज़ है, चाइना का जो मतलब भूभाग है इतना बड़ा। ग्रोथ हाँ, है, हाँ, उसको अगर देखें तो डब्ल्यूटीओ में और पूरे विश्व में बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। जी, चाइना की सारी कंपनियाँ प्राइवेट नहीं है, नहीं है। मोस्टली कंपनी स्टेट ओन्ड है हाँ, और स्टेट ओन्ड कंपनीज़ यानी कि सरकार से सब्सिडी मिल रही है उनको हाँ, ना। हाँ, आप ये देखिए हाँ, सरकार से सब्सिडी मिलती है ना जी, स्टेट कंपनीज़ जी। को। वहाँ के हाँ, पीएसयूज़ अब वहाँ के उस पीएसयूज़ और तरीके पब्लिक से हाँ, सेक्टर यूनिट्स पब्लिक बेसिकली, सेक्टर जो तो है सब्सिडी मिली ना सरकार से, जी, उस पे क्यों नहीं बोल रहा कोई? हाँ, तो ट्रम्प साहब ने बोला, हाँ, तो फिर बैरियर्स लगाना शुरू कर दिया। जी, आपको जान के हैरानी होगी, दर्शकों को जान के हैरानी होगी, ट्रम्प कहते हैं कि अमेरिका को मैं डब्ल्यूटीओ से बाहर ले आऊँगा। हाँ, हाँ, ट्रम्प कह रहे हैं कि इन सब का कोई वैल्यू नहीं है मेरी नज़रों में भाई, हाँ, यूएन, नेटो, डब्ल्यूटीओ सब नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए। अपना देख लो तुम लोग। हाँ, अमेरिका इतना ताकतवर अपना देख लेगा। जी, जी, तो क्या ऐसा अगर ट्रम्प इस बार आ जाएँगे जीत के तो जी, डब्ल्यूटीओ जी। का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? ये सब सोचने की बहुत बातें बहुत हैं। बहुत सोचने की बात है हाँ। और एक ट्रम्प जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के उसी हुँ, दरमियान 2016 में वो आए हुँ, और 2017, 18, 19 के दरमियान हुँ, एक एपेलेट बॉडी होती है हुँ। डब्ल्यूटीओ में जो अपील करने की अपील करने की हाँ, अगर तो कोई डिस्प्यूट है कोई हमारा? आप में और मेरे में कोई डिस्प्यूट है तो उस पे समझौता कैसे हो उस पे बात कैसे बने उसके लिए एक एपेलेट बॉडी होती है पहले आपस में हम बात करते हैं जब वो बात खत्म हो जाती है मामला वहां नहीं सुलझता है तो हम एपेलेट बॉडी पे जाते हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में उस एपेलेट बॉडी की फंडिंग जो है और वहां का जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो वो रोक दिया धीरे गया। धीरे कम कर दिया हुँ, गया और अभी हुँ, वो ऑलमोस्ट हुँ। नाकाम निकम्मी बॉडी बन के बैठी हुई है और भारत जैसे विकासशील देश जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि एपेलेट बॉडी को वापस से समृद्ध कीजिए बात सही है। सक्षम कीजिए अगर वो और एक बात और बस छोटी सी और कहीं न कहीं ये संशय भी है कि अगर 2024 में चूँकि चुनाव का राष्ट्रपति ट्रम्प दोबारा आते हैं। चुनाव है इस साल हुँ, अमेरिका में इस साल के अंत में, हुँ, अगर 2024 में बाइडेन और राष्ट्रपति बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प हुँ, वापस से दोनों दो तरफ से ये फाइनल हो गया है। हुँ। अगर ट्रम्प वापस आ जाते हैं तो नेटो से निकलने की बात, डब्ल्यूटीओ से डब्ल्यूटीओ निकलने की से निकलने बात, के बाद यूएन से निकलने की बात। हुँ, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी उससे हुँ, निकल गए हुँ। क्लाइमेट चेंज से ट्रम्प तो क्लाइमेट चेंज को कहते हैं कि मज़ाक है ये। जी, ये सब कुछ हो ही नहीं रहा जी, है। ट्रम्प जी, तो इसको मानने को तैयार नहीं हाँ, है। वो ट्रम्प कह रहे इलेक्ट्रिक कार ये सब बंद करो भाई। जी। हुँ, तो हुँ, ये तमाम तरह के परेशानियाँ हैं, हुँ। जो कि एक वहाँ का चुनाव आपके और मेरे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, नहीं लेकिन ये भी देखना हम चाहेंगे कि दर्शक इस बात को समझें जी, कि सन 1945 के बने हुए जो संगठन है ये हाँ, सब, आज नाम बदल के डब्ल्यूटीओ हो गया है, हाँ, चोंगा बदल लिया है बस पैकेट हाँ, मतलब वही चीज़ पुरानी बेचा तुमको नए नए पैकेट में जी, वाला कहानी। जी, तो अब इनका रिलेवेंस धीरे-धीरे बहुत घट चुका है। हुँ, चाइना और रशिया ने अलायंस कर लिया है। हुँ। भविष्य में अलायंस तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन हाँ, एक मत उनका एक है। अब राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने हाँ, मॉस्को में जी, डिनर के बाद कहा था कि हम ऐसे चेंजेस लाने वाले हैं, हाँ, जो कि 100 सालों में दुनिया ने नहीं देखा है। जी। तो इसका फॉर्मली अलायंस नहीं है उनका, वो एक इन प्रोग्रेस है। वो सहमति है एक उनके वो बीच में जैसे कि अटलांटिक चार्टर एक सहमति जी, थी।
सहमति से यहाँ तक आ गए हम। हाँ। सहमति को कम मत समझिए आप। नहीं, बिल्कुल कम नहीं ठीक है। हाँ। कई बार सहमति के बाद ही चीजें आगे बढ़ती हैं, और सहमति है तो नॉर्थ कोरिया भी साथ में है, ईरान भी साथ में है, रशिया भी साथ में है, और चाइना भी साथ में है। और आप देखिए ये सारे देश मिलकर कम उत्पात नहीं मचा रहे हैं इस समय दुनिया में। आज आपने जो मेंशन किया कि हमारे जहाज आ रहे हैं, नौसेना को जाना पड़ रहा है बार बार बचाने के लिए, हमारे मतलब कमर्शियल शिप्स को टारगेट किया जा रहा है, बट क्या रशिया के शिप को टारगेट कर रहे हैं? चाइना के शिप को टारगेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और फंडिंग कौन कर रहा है, ट्रेनिंग कौन दे रहा है उनकी? ईरान दे रहा है हुथियों को। तो ये सब किसके अलायंस है, कौन से दोस्त हैं किसके? हालांकि दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड दौर से गुजर रहा है, तो हमारे दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि जो 1945 की बनी हुई चीज है ना, उसका भी एक्सपायरी डेट आ चुका है। ठीक है। अब या तो इसका रिफॉर्म करो, या तो उसे खत्म करो। ये जो चल रहा है स्टेटस को मेंटेन नहीं हो सकता है। स्टेटस को बिल्कुल मेंटेन नहीं हो सकता। तो अगर हमारे यहाँ किसान भाई WTO से निकलने की बात कर रहे हैं, तो वो इंटायरली गलत नहीं है। आप थोड़ा WTO बारे जान लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, WTO क्या है, क्या समस्याएं हैं, क्यों निकलना चाहिए या क्यों बने रहना चाहिए, बने रहना चाहिए तो किस तरह से बने रहना चाहिए, किस तरह से हम अपनी बात को आगे उठाएं। तो दर्शक सरकार से ये बात रखें, सरकार से अपील करें कि सिर्फ पीस क्लॉज इन्वोक करके टेम्पररी टाइम मत बाई करो कि आज मेरी गवर्नमेंट है, मैंने टेम्पररी समय ले लिया है। इसको प्लान ऑफ एक्शन की तरह देखो। तो क्या भारत या विकासशील देश कोई प्लान बना भी रहे हैं? सोचने वाली बात है, ये पूछना है, ये पूछना चाहिए अपने, सरकार से पूछना चाहिए, और लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। कई लोगों को जानकारी नहीं है। लोग तो या तो किसी को आतंकवादी घोषित कर दे रहे हैं, कोई कुछ बोलता है, किसी को एंटी नेशनल बोल दे रहे हैं। अरे हर चीज आतंकवादी और एंटी नेशनल क्या है, ये सब चीजें हैं। बंगाल में एक पुलिस ऑफिसर को ऐसे ही आतंकवादी, खैर वो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन मैं तो WTO की बात पे किसी को आतंकवादी नहीं बोलूंगा। WTO पे आप यहाँ आतंकवादी बोल रहे हैं किसानों, वो एक सिख पुलिस ऑफिसर थे, उनकी बात कर रहा था। लेकिन वो स्टेटमेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं कि हो सकता है, हम नहीं जाना चाहेंगे उस चीज पे। मैं ये कहना चाहूंगा कि WTO से अगर निकलने की बात कोई करता है तो वो आतंकवादी नहीं हो जाता है। WTO में क्या खामियां हैं ये हमें समझना है, और किस तरह से हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे मछुआरे भाई, इससे भाई बहन सारे लोग इससे किस तरह से प्रभावित हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पिछले एपिसोड में WTO में थोड़ा सा बताया था, आज हम चाहते थे कि WTO पे बात हो, एक विस्तार में चर्चा हो। मैं इस पे यहीं पे अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। जैसे आपने अपीलेट बॉडी की बात की, अपीलेट बॉडी में रिफॉर्म्स होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बहुत सारे नए मुद्दे हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स का मुद्दा है। ई-कॉमर्स पे अभी मोरेटोरियम लगाया हुआ है। मोरेटोरियम यानी कि इस पे अभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मोरेटोरियम उस पे भी था, फिशरीज की भी भारत चाह रहा था कि इस पे 25 सालों का मोरेटोरियम लगे। तो ई-कॉमर्स पे भी काफी सारे झगड़े हैं विकासशील और विकसित देशों पे। अब ई-कॉमर्स तो समझ में ही नहीं आ रहा कई लोग, क्योंकि इंटरनेट जो है वो कंट्रोल मतलब करना मुश्किल है। लेकिन ये भी एक सच है कि इंटरनेट के 2 ब्लॉक बनते जा रहे हैं। एक ब्लॉक अमेरिका द्वारा लीड किया जा रहा है, एक ब्लॉक चाइना द्वारा लीड किया जा रहा है। अगर हमें सिर्फ, हमारे दर्शकों को सिर्फ लगता है कि अमेज़न दुनिया में बहुत बड़ा सप्लायर है, लेकिन अलीबाबा भी है। अलीबाबा भी है जो चाइना में है। और इंटरनेट की आपने बात करी और बड़े कंपनियों की बात करी, तो टिकटॉक एक बहुत बड़ा अभी मुद्दा, चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। उसके बीच, और ये पिछले कुछ समय से चल रहा है। टिकटॉक बैन कर रखा ही है। भारत ने ऑलरेडी बैन किया हुआ है। बोला कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, देश के आंतरिक सुरक्षा पे उससे खतरा है, तो भारत ने ये बोल करके उसको बैन किया। अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पे एक बिल लाया गया है हाल में, जिसमें वो कह रहे हैं कि टिकटॉक एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, लेकिन पैसे वहां पे चाइना के लगे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर है पावर का, CEO, CFO सब, और जो पैसे लगे हुए हैं वो आप डाइल्यूट कीजिए, उसको खत्म कीजिए, और वो अमेरिका लेकर के आइए, और अमेरिकी लोग उसको ओन करें, अमेरिकी पैसे उसमें लगे। चाइना इस बात से बहुत पुशबैक कर रहा है, टिकटॉक इस बात को पुशबैक कर रहा है। आपको दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम तरह के जो वेबसाइट्स हैं वो अमेरिकन कंपनीज हैं, वो चाइना में नहीं चलती हैं। बिल्कुल, कई लोगों को नहीं पता होगा शायद, चाइना में है ही नहीं। चाइना में उनका अपना है, बाइडू है, आपके वीबो है, और उनके अपने ट्विटर का एक उनका अपना वर्जन है, इंस्टाग्राम का उनका अपना वर्जन है। तो उन्होंने अपना इकोसिस्टम बना रखा है। इवन GPS का भी उन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है, ताकि वो अमेरिकी सिस्टम से अलग हो। इंडिया जो है, भारत जो है, अमेरिकी सिस्टम से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। हम गूगल यूज करते हैं, हम फेसबुक यूज करते हैं,
हम यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर यूज, एक्स जो है, एक्स बन गया, एक्स यूज कर रहे हैं हम। तो हमें ये देखना होगा कि हम इन सारी चीजों को, इंटरनेशनल ट्रेड में ई कॉमर्स भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट भी इम्पोर्टेंट है, किस तरह से रेगुलेशन हो इस पे, और हमारे यहाँ की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, इन्हें भी फेसबुक बनने का मौका मिले, इन्हें भी इंस्टाग्राम बनने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि हमें दबा दिया जाए। हम किसानों की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे और फ्री ट्रेड की बात करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता है, गुड्स है, सर्विसेज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल बिल्कुल। प्रॉपर्टी यानी कि आपने कोई चीज इजाद की, उसका पेटेंट आपके पास है, और हर बार अगर मैं आपके उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे पैसा देना होता है। अगर मेरे कंप्यूटर में विंडोज का सॉफ्टवेयर, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं हर बार अगर एक कंप्यूटर लैपटॉप खरीद रहा हूं तो मैं विंडोज को पैसा दे रहा हूं कि हम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में यूज कर तो सकें। लोगों को ये समझना है, हमारे दर्शकों को समझना है कि ये विकसित देश जो हैं, ये दुनिया भर में लूट मार करके, कॉलोनी से पैसा ला करके इन्होंने अपने यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। आज ये शेयर नहीं करना चाहते हमारे साथ, आज ये कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, बस चिकनी चुपड़ी बातें करना चाहते हैं। ठीक है। और जैसे कि हमने अपने पहले एपिसोड में कहा, पर्यावरण का भी खतरा है, जलवायु परिवर्तन का भी खतरा है। अगर ट्रम्प जैसे नेता हैं जो जलवायु परिवर्तन को मानना ही नहीं चाहते हैं, और जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक कौन प्रभावित होगा? ट्रॉपिकल कंट्रीज, जो छोटे छोटे देश हैं। नहीं, छोटे से देश तो नहीं है, ट्रॉपिकल कंट्रीज जो कि इक्वेटर के पास हैं, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के पास हैं, वो सब ज्यादा प्रभावित होंगे। जो सर्द देश हैं उन्हें तो एक तरह से फायदा ही होगा, क्योंकि बर्फ पिघलेगी और जमीन मिलेगा। आर्टिक, ऊपर में नॉर्थ पोल के आसपास आर्टिक रीजन में बर्फ पिघल रही है, तो एक आर्टिक सी रूट को एक्सप्लोर करने की बात हो रही है। चाइना अभी आपके स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ पे इंडोनेशिया, मालदीव्स के उधर से उसका सारा टैंकर्स, सारे उसके जहाज इधर से जाते हैं, नीचे से जाते हैं। अभी चाइना, रशिया, जापान बोल रहे हैं कि हम ऊपर से क्यों ना लाए, वो हमारे लिए छोटा है। अगर पश्चिमी एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से आप ऊपर से जाते हैं तो वो आपके लिए छोटा पड़ेगा, बहुत छोटा पड़ेगा। तो जो सर्द देश हैं उनको तो फायदा है। जिनके यहाँ सर्दी ज्यादा पड़ रही है, जिनके यहाँ बर्फ है, वो बहुत खुश हैं क्लाइमेट चेंज से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें है, जहाँ परेशानियां हो तो उनको भी है, क्योंकि सूखा वहां पे भी हो जा रहा है, टिड्डे वहां पे भी आ रहे हैं, वहां पर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन हमें तो सर्वाइवल, अस्तित्व की लड़ाई है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ गरीब आदमी आज सड़क पे सो लेता है, बट गर्मी अगर 56-57 डिग्री पड़ेगी, 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दी गर्मी में, तो आदमी गर्मी से मर जाएगा, लू चलने से मर जाएगा, हजारों गरीब मर जाएंगे गर्मियों में। मैं छोटे देश, आइलैंड नेशंस की बात कर रहा था कि छोटे छोटे जो द्वीपों का, जैसे मालदीव्स है, उसके छोटे छोटे, पापुआ न्यू गिनी है, उधर कैरिबियन आइलैंड्स के कई सारे देश हैं। समुद्र के पानी का स्तर बढ़ेगा, उनका वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे। तो ये सब बातें हैं। तो डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स की बेहद आवश्यकता है, और दर्शक इस बात को समझें कि डब्ल्यूटीओ कोई एक दैविक कोई संस्था नहीं है। आप इसको डेफिनेटली क्वेश्चन करिए, हमें क्यों बने रहना है इस पे भी सोचिए, और क्यों नहीं बने रहना है डब्ल्यूटीओ में इस पे भी सोचिए। डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, यही हमारे प्रोग्राम का मुद्दा है। और कुछ भी सफेद या काला नहीं होता है, बीच में बहुत सारे रंग होते हैं। तो सब या तो बहुत अच्छा है या तो बहुत बुरा है, नहीं हो सकता है। तो अगर जो बीच का रंग है उसको हम और गाढ़ा करके अच्छे से सुंदरता, एक इंद्रधनुष हम बना सकते हैं। बस मैं यही बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। एक बात मैं दर्शकों से जरूर कहना चाहूंगा, डब्ल्यूटीओ ये चाहता है डे वन से, कि एमएसपी टोटली खत्म हो जाए, पूर्ण रूप से खत्म। कोई तरह की सपोर्ट प्राइसिंग, इंडिया में हम इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइसिंग कहते हैं। अगर इंटरनेशनली बात की जाए, अंतरराष्ट्रीय, तो जो सब्सिडी है, डायरेक्ट सपोर्ट, वो मॉनेटरी सपोर्ट जो है गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। डब्ल्यूटीओ का मानना है दीज आर डिस्टॉर्शनरी प्रैक्टिसेस टू द इंटरनेशनल ट्रेड एंड फ्री मार्केट। अच्छा, ठीक है। मतलब ये हिंदी में समझा दूं कि ये, इससे हम अवरोध पैदा कर रहे हैं फ्री मार्केट, यानी कि मतलब उदारवादी अर्थव्यवस्था के सख्त खिलाफ है ये। तो वो चाहते हैं इस चीज को कि बिल्कुल खत्म हो जाए, और फ्री मार्केट जो है, मार्केट के जो फोर्सेस हैं, यानी मार्केट की जो ताकतें हैं, वो खुद डिसाइड करें क्या टिकेगा, क्या बचेगा, क्या रहेगा। हमारे किसान ये डिमांड कर रहे हैं, इसके जस्ट विपरीत, की
एमएसपी को लीगल गारंटी दे दी जाए। हाँ, तो सरकार बीच मझधार में फंसी हुई है। और सिर्फ कुछ अनाज के पे ही नहीं, और भी सारे जो तरह हमारे उत्पाद के उत्पाद हैं, हैं, खाद्य खाद्य उत्पाद उत्पाद है, उस पे उनपे एमएसपी मिल जाए। मिल जाए। और सिर्फ खाद्य उत्पाद भी नहीं, हाँ, हम कॉटन की बात करें तो हाँ, कॉटन हाँ, पे भी मिलना चाहिए एमएसपी, उनका ये कहना है, गारंटी का गारंटी के साथ। तो ऐसे कैश क्रॉप्स की कैश बात करो क्रॉप्स भी तो हैं। सब हाँ, जो भी उगा जी, रहे हैं वो कह रहे हैं जी। कि एमएसपी एक सब पे आप निर्धारित कर दो और हाँ, लीगली दे दो इस चीज हाँ। को। तो ये बड़ा डिफिकल्ट है, तो सरकार एक बीच मझधार सरकार के लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि भी एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय एक दबाव है। संगठन है, डब्ल्यूटीओ, जिसका दबाव है, जिसकी रूपरेखा ऐसी है, जिसके नीतियां ऐसी हैं, और दूसरे तरफ आपके अपने गरीब किसान हैं, छोटे स्तर के किसान हैं, हर तरह की फसल उगाते हैं, लेकिन उनको उसके लिए क्या इंसेंटिव है? तो ये बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है और सरकार को देखना पड़ेगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो हम्म, हैं, जो वैश्विक ताकतें हैं, हम्म, क्या हम उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं हाँ, या हम अपनी जनता की भलाई के लिए भी बात रखना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं नहीं जानता हूँ सरकार क्या डिसीजन लेगी हाँ, और मैं नहीं कहता हूँ कि यही सही रास्ता है। हाँ, बट ये हम सबको सोचना है, हाँ, क्या अमेरिका और ब्रिटेन ही हमारी नियति को डिसाइड करते रहेंगे? आज हम लोग कहने के लिए आज़ाद हैं सिर्फ, हाँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज जितनी भी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, हाँ, डब्ल्यूटीओ, हाँ, ये सबका हेडक्वार्टर किसी न किसी पश्चिमी देश में है बिल्कुल, और ये बिल्कुल। वही लोग चला रहे हैं। जी, तो कोई इस भ्रम में ना रहे हाँ। कि वो हमारे मित्र हैं। वो पहले अपना भला करेंगे, अपने लोगों का भला करेंगे, फिर हमारे बारे में सोचेंगे। और फिर गलती से हाँ, बच गया कुछ तो आपके तो बारे में। अगर हाँ, हमारे ही कुछ भाई-बहन जी, अगर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हाँ, तो उन्हें कृपया करके एंटी नेशनल ना समझा जाए, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। और डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं होता है हाँ, कि हम वैश्विक ताकतों के आगे सर झुकाते रहें। घुटने टेक दें, सर झुका दें, हाँ, उनके सामने आप हथियार डाल दें। तो और मेरे हिसाब से आवाज उठाना दिन-प्रतिदिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, हाँ, तो कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, हो सकता है कि आप उनके तरीके से सहमत ना हो, हाँ, गलत हो सकता है, हाँ, हिंसात्मक तरीका गलत है, हाँ। बट कभी-कभी मुझे लगता है जैसे असुर और दैत्य इन शक्तियों को पनपना चाहिए जी, जी। और समाज को आप बताना आप आप तो ये बोलेंगे ही, उससे आपकी ताकत बढ़ती है। तो आप तो ऐसी बातें करेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, अगर जहाँ तक हो सके हुँ, तो बातों को सामने रख करके हुँ, नेगोशिएशंस के तरह बिल्कुल, उस पे अगर बातें मनवा बातचीत ली से जाती हैं, हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो अगर हमारी बात समझते हैं। आचार्य ऐसा है कि बातचीत के लिए पहले बात करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म, एक जगह तो होनी चाहिए। जी, जब जी, आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे, आप हाँ, पहले से ही उसका ब्रांडिंग और लेबलिंग कर देंगे बिल्कुल ठीक कि है, ये तो ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो वो बेचारा अपनी बात कहाँ से रखेगा? हो सकता है कि वो मिसगाइडेड हो, हाँ, तो आपको बहुत पता है, तो हाँ, बैठा के समझाइए ना उसको, बिल्कुल, उससे बिल्कुल। बातचीत तो करिए, जी, है कि नहीं? जी, बट एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाने हाँ। से समाधान नहीं निकलेगा। नहीं, नहीं, विमर्श विमर्श हाँ, बेहद ज़रूरी है। हुँ, कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती है, अगर उसमें विचारों का आदान-प्रदान ना हो, अगर हम अपनी खामियों को ना समझें, ना देखें और उसको ना परखें, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं, देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। बातों का क्रम जारी रहेगा, चर्चाओं का क्रम जारी रहेगा। समुद्र मंथन से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका होस्ट, दोस्त और गोस्ट प्रोफ़ेसर बृहस्पति, और मेरे साथ हैं प्रोफ़ेसर शुक्राचार्य। हम इस पॉडकास्ट में आइडियाज़ की बात करेंगे, पीपल की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट आइडियाज़, पीपल, इवेंट्स एंड पॉलिसीज़। तो ये इसके क्रम में कोशिश हमारी ये है, चेष्टा हमारी ये है कि छोटी-बड़ी घटनाओं से, आइडियाज़ से आप और हम कैसे प्रभावित होते हैं, ये जानें, समझें और चीज़ों में रुचि लेना शुरू करें। जी, आस-पास बहुत सारी चीज़ें हैं और सिर्फ़ मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं, जी, रील देखने में समय ना बर्बाद करें, थोड़ा इन सब चीज़ों को भी समझें कि डब्ल्यूटीओ में क्या षड्यंत्र रचा जा जी, रहा है, जी। वर्ल्ड बैंक में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे क्या-क्या डिसरप्शंस होंगे, आपके रोज़गार पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, आपके जीवन शैली पे क्या प्रभाव पड़ और सकता क्या है। हमारी सरकारें उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ कर भी रही हैं या बस बातें कर रही हैं? तो बातों से घर नहीं चलने वाला, ये जीवन नहीं चलेगा। आज आपका समय निकल जाएगा, लेकिन अपने बच्चे या आने वाली आने वाली पीढ़ियों पीढ़ियों का के बारे क्या? में सोचना होगा हमें। बहुत सारी लेकिन बातें भी ज़रूरी हैं। बातें ज़रूरी हैं, बातें ज़रूरी बातें हाँ। बातें करने बातें होंगी तभी तो पहले तो प्रॉब्लम है, हम एक्नॉलेज करेंगे तभी तो हाँ, सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बात करना शुरू करें, हम बताएँ, खुद को बताएँ हुँ, कि ये समस्याएँ हैं, हुँ,
जब तक समस्याएँ हम आइडेंटिफ़ाई हुँ। नहीं कर सकते हैं, उनको इंगित नहीं कर सकते हैं, हम समाधान तक नहीं पहुँच पाएँगे। और सबसे ज़रूरी है कि अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको एनकरेज करिए, उसको जी, दबाइए मत, जी, उसको डरा-धमका जी, के बैठाने की कोशिश मत करिए। जी, सवाल पूछना हमेशा गलत नहीं होता है। ठीक? ठीक है। मैं यहीं पे अपनी बात को विराम दूँगा। तो शुक्रिया आचार्य बहुत-बहुत आपका और शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी हमारे साथ बने रहने के लिए। आशा है आपको हमारा आज का ये संवाद जो है, आज का हमारा ये विमर्श पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ बिल्कुल ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इत्यादि, इत्यादि। आपको पता है क्या करना है। कृपया आप ये करेंगे, हमें उससे साहस मिलेगा, हमें उससे बल मिलेगा और हम ये आगे करते रह पाएँगे। तो इसी के साथ मैं आप एक कुछ बात कहना जो जी, 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 मैं एक बात अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा हमको। कि हम चाहेंगे आपका फीडबैक हमें मिले, हम जिन बिल्कुल, मुद्दों को उठा रहे हैं, बिल्कुल। हम उन पे कमेंट्स ज़रूर करें हमारी जी, वीडियो पे। जी। हुँ। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में। समुद्र मंथन में ये बातों का क्रम जारी रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।